हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम क्रिकेट का प्रसार यहाँ पर देखेंगे कि क्या है क्रिकेट का प्रसार। तो हॉकी व फुटबॉल जैसे टीम खेले तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा। यानी यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। क्रिकेट की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमा कर शासन किया। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन पाया क्योंकि गोरे बंदिशों बाशिंदों ने इसे अपनाया और फिर यहाँ स्थानीय अभिजातीय वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसा कि हम भारत में देख पाते हैं। आगे है हालांकि ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में ये खेल लेकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज, हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेश में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। क्रिकेट खेलना यहाँ सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया। नतीजतन इस पर गोरे बागान मालिकों और उनके नौकरों का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं शताब्दी के अंत में बना और यहाँ भी सदस्य जो है हल्के रंग वाले मुलेट्टो समुदाय के थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में क्या करने लग गए, क्रिकेट खेलने लग गए। तो यहाँ पर पिक्चर है हिमालय की पृष्ठभूमि में मौज मस्ती के लिए चल रहा खेल। इस तस्वीर में पेवेलियन के आसपास खड़े नौकरों के अलावा शायद और कोई भारतीय नहीं है। तो मुलेट्टो क्या होता है, यहाँ पर नया शब्द है। मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोग, इसको मुलेट्टो कहा जाता था। एक यहाँ पर चित्र है कि औपनिवेशिक भारत के मैदानों में दोपहर बाद टेनिस खेलते हुए। तो यहाँ चित्रकार ने दर्शाने का प्रयास किया कि यह खेल मनोरंजन और व्यायाम दोनों लिहाज से उपयोगी है। औरत मर्द प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के साथ साथ खेल सकते थे। आगे देखते हैं। तो क्रिकेट खेलते थे लेकिन क्लब जो है क्रिकेट पर 1930 के दशक तक गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व बना रहा। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरों के विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबियाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया था। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब था नस्ली समानता व राजनीतिक प्रगति हो गई। अपनी आज़ादी के समय फोर्ब्स, बर्नहोम व एरिक विलियम जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसमर्पण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखी। जब वेस्ट इंडीज ने 1925 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया हो कि वो गोरे अंग्रेजों से कम नहीं है। इस महान जीत में दो विडंबनाएं थीं। पहली विजय वेस्ट इंडीज की टीम का कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी अश्वेत यानी फ्रैंक वाले को नेतृत्व संभाला गया था। तो उससे पहले जो है सारी की सारी जो यहाँ पर बताया गया है कि पहली विजय जो है वेस्ट इंडीज की टीम का कप्तान कौन था, यहाँ पर गोरा मतलब ब्रिटिश ही थे। और पहली बार 1960 में अश्वेत यानी फ्रैंक वाले जो है उन्होंने नेतृत्व संभाला। तो पहले अश्वेत व्यक्ति जो है जिन्होंने कमान संभाला था फ्रैंक वारेल। दूसरी वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल हुआ करते थे। ये राज्य बाद में स्वतंत्र बने। मज़ेदार बात यह है कि कैरिबियाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले वेस्ट इंडियन टीम जो है वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र अपवाद है। आगे है क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी न किसी ओर से है। रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हुआ तो दर्शकों की वफादारी इस बात पर निर्भर करती थी
कि वह किस शहर का है या वह किसका साथ दे रहा है। जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई में टेलीविज़न पर मैच देखते दर्शकों की भावनाएं राष्ट्रीय निष्ठाओं से तय होती थी। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी के क्रिकेट की शुरुआत इतिहास में टीमों को भौगोलिक आधारों पर नहीं बांट सकती थी, बल्कि यह जानना दिलचस्प होगा कि 1932 में पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिला था। तो टीमें बनती कैसे थीं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों के नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी तरफदारी कैसे तय करते थे। आइए देखते हैं कि इतिहास के पास उन सवालों के क्या जवाब हैं और देखते हैं कि कैसे भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफादारी जो है ब्रिटिश राज के तमाम हिंदुस्तानियों को साथ ला रही थी और कौन बांट रही थी। तो क्रिकेट और नस्ल और धर्म यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अब बात करेंगे हम कि भारत में कैसे डेवलप हुआ ये क्रिकेट का खेल और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी तो उसको बैरियर का काम कर रही थी। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 में मिलता है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब जो है कलकत्ता में 1792 में बना। दूसरी पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सेना व सिविल सर्वेंट द्वारा सिर्फ गोरे क्लबों और जिम खानों में खेले जाने वाला खेल रहा है। इन क्लबों की निजी चार दीवारों के अंदर क्रिकेट खेलने में मजा तो था, यह अंग्रेजों के भारतीय प्रवासों के खतरों व मुश्किलों से राहत व पलायन का सामान भी था। हिंदुस्तानियों में इन खेल के लिए ज़रूरी हुनर की कमी समझी जाती थी, मतलब ऐसा समझा जाता था कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ गोरे ही खेल सकते हैं, हिंदुस्तानी नहीं, ना ही उससे खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वे यहाँ पर खेलते हैं। तो हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय जो है मुंबई के जरतुशियों यानी कि पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कितने शुरुआत किया था। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना मुंबई में की, जिसका नाम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब था। पारसी क्लबों के प्रायोजक व वित्त पोषक थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यावसायिक क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभुवर्ग ने उत्साही पारसियों को कोई मदद नहीं की। उल्टे गोरे के बॉम्बे जिम खाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच जो है पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिम खाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंद जाने के बाद जो है मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहा। अब ये साफ हो गया था कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे थे, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिम खाना बना डाला। पर पारसियों और नस्लवादी बॉम्बे जिम खाना के बीच जो है इस फर्दा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिम खाना को 1889 में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता व बुद्धिजीवी से पारसी ही थे। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुस्लिम दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिम खाना के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे, इसके लिए तो यह जातियां, नस्लों और धर्मों के लोगों का एक समुच्चय था, जिन्हें उन्होंने महाद्वीपों के स्तर पर एकीकृत किया। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर बने, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। सामुदायिक संस्थानों को फौरन मान्यता मिल जाती थी। मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखाना द्वारा बम्बई के समुद्री इलाके के पास वाली जमीन की अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे
प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने लिखा, हमें मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिम खाने के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी। इन अर्जियों को नामंजूर करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हर राष्ट्रीयता के जिम खाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदनों को स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्र के जाहिर है कि औपनिवेशिक अफसर हर एक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रीय मानते थे। ये भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्वीकृत की गुंजाइश ज़्यादा थी। जिमखाना क्रिकेट के इतिहास में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को संपादिक व नस्ली आधारों पर संगठित करने की रिवायत डाली। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट जो है टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों पर बना करती थी। इस टूर्नामेंट को शुरुआत में क्वाड्रेंगुलर व चतुष्कोणीय कहा जाता था, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुस्लिम खेला करती थी। बाद में यह पेंटाग्युलर व पंचकोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की टीम में भारतीय, ईसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को नुमाइंदगी दी गई। मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो ईसाई थे द रेस्ट के लिए खेलते थे। आगे देखते हैं, पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930 और 40 के दशक तक इस पंचकोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियादी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार के मशहूर संपादक S.A. बरेलवी, रेडियो कमेंटर AFS तलयार खां और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटाग्युलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर क्या की थी, यहाँ पर निंदा की थी। उनका कहना था कि ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी आवाम को एकजुट करना चाह रहे हैं, इस टूर्नामेंट का क्या तुक है। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया, लेकिन 5 कोणीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। 5 कोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रितानी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी। यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर जाति और क्रिकेट करके एक बॉक्स बना है, इसको देखते हैं। पलम्बर बालू जो हैं, जाति के नाम पर कैसे भेदभाव होता है, तो यहाँ पर बालू का जन्म जो है 1875 में पूना में हुआ था। उस समय भारतीयों को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था। इसके बावजूद बालू धीमी गति से गेंदबाजी में अपने समय के बेहतरीन गेंदबाज थे। तो बालू एक गेंदबाज थे जिसका जन्म 1875 में हुआ था। बालू जो है औपनिवेशिक काल के सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट मुकाबले क्वाड्रेंगुलर में हिंदुओं टीम की तरफ से खेलते थे। अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि वो दलित थे और स्वर्ण चयनकर्ता उनके विरुद्ध पक्षपात करते थे। आगे चलकर 1923 में उनके छोटे भाई विट्ठल को हिंदूज टीम की कप्तानी का मौका मिला और यूरोपीय खिलाड़ियों के खिलाफ कई सफलताओं में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। एक अखबार के नाम भेजे गए पत्र में क्रिकेट के एक प्रशंसक ने हिंदूज टीम की जीत और अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक दूसरे से जोड़ते हुए लिखा। क्या लिखा? हिंदुओं की शानदार विजय का श्रेय जो है मुख्य रूप से इस बात को जाता है कि हिंदू जिमखाना के कार्यकर्ताओं ने देश के बेहतरीन गेंदबाज श्री बालू के भाई श्री विट्ठल को हिंदूज टीम का कप्तान नियुक्त किया था, जो कि अछूत वर्ग से आते हैं। हिंदूज की जीत से यही सबक निकलता है कि छुआछूत के खात्मे से ही स्वराज का रास्ता खुलेगा, जो महात्मा गांधी जी का भी भविष्यवाणी थी। तो ये क्या है, रामचंद्र गुहा के वहाँ से लिया गया है
ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। तो रामचंद्र गुहा जी जो हैं उन्होंने क्रिकेट पर बहुत अच्छा जो है लेखन किया है। आप उसको अगर सेपरेट पढ़ना चाहते हैं एक क्रिकेट की हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप रामचंद्र गुहा के ए कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है खेल के आधुनिक बदलाव क्या क्या है, तो ये अगले उसमें करेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोटो है जो कि पालमकर बालू का है। 1904 में अभूतपूर्व खेल योग्यता के धनी बालू को टीम से बाहर तो नहीं रखा जा सकता था, लेकिन दलित जाति से होने के कारण उन्हें कभी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। तो ये हैं बालू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।